इंडिया में पाई जाती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, जिसे क्लासिफाई किया जाता है फॉलोइंग ग्रुप्स में: ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इन सभी टाइप के फॉरेस्ट के बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5, नेचुरल वेजिटेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन। Forests have an intricate interrelationship with the life and environment. These provide numerous direct and indirect advantage to our economy and society. मीन्स हम जानते हैं कि फॉरेस्ट का लाइफ और एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से बेनिफिट देते हैं, जैसे कि इकोनॉमी को सपोर्ट करना, सोसाइटी को रिसोर्सेज देना एटसेट्रा। इसीलिए ह्यूमंस के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है फॉरेस्ट्स को कंजर्व करना। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को प्रपोज किया था, जिसे अडॉप्ट किया गया था 1952 में और इसे मॉडिफाई किया गया था 1988 में। 1988 की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन फोकस था सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी फॉरेस्ट को कंजर्व यानी उन्हें बचाना और उन्हें एक्सपेंड मीन्स उनके रिजर्व को भी बढ़ाना और साथ ही लोकल लोगों की नीड्स को भी पूरा करना। मेनली फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन एम है 33% ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और जहां इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है वहां फॉरेस्ट को रीस्टोर करना, नेचुरल हेरिटेज को बचाना, जैसे कि बायोडायवर्सिटी और जेनेटिक पूल्स को। यहाँ जेनेटिक पूल्स का मतलब है सभी प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स का टोटल कलेक्शन। सॉइल इरोजन को रोकना, डेजर्ट लैंड को बढ़ने से रोकना, फ्लड्स और ड्रॉट्स को कम करना, सोशल फॉरेस्ट्री और अफॉरेस्टेशन के जरिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना ताकि रूरल लोगों को टिम्बर, फ्यूल, फोडर और फूड मिल सके, और वुड की जगह उसका सब्स्टिट्यूट को इनकरेज करना, यानी लकड़ी की जगह किन और चीजों को यूज किया जा सकता है, लोगों के मूवमेंट को क्रिएट करना, स्पेशली वुमेन्स को इन्वॉल्व करना ताकि लोग प्लांटेशन के जरिए पेड़ों को काटने से रोके और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पर प्रेशर को कम कर सके। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने भी बहुत से स्टेप्स को इनिशिएट किया है, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। पहले जानते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स with the purpose of helping in the environmental, social and rural development. सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट का मैनेजमेंट और उनका प्रोटेक्शन करना, साथ ही बैरन लैंड यानी ऐसी लैंड जो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है उसे फर्टाइल बनाकर उस पर ट्रीज को प्लांट करना ताकि एनवायरनमेंट इंप्रूव हो, सोसाइटी को फायदा हो और रूरल डेवलपमेंट भी हो सके। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सोशल फॉरेस्ट्री को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज अर्बन फॉरेस्ट्री, सेकंड रूरल फॉरेस्ट्री, थर्ड इज फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री, it pertains to the raising and management of trees on public and privately owned land in and around urban centers such as green belts, parks, roadside avenues, industrial and commercial green belts, etc. मीन्स जैसे कि नाम से ही पता चलता है अर्बन सेंटर्स पर पब्लिक और प्राइवेटली ओन्ड लैंड पर ट्रीज की ग्रोथ को मैनेज करना, जैसे कि ग्रीन बेल्ट्स यानी सिटीज के नजदीक ऐसे रीजन जहां लाया करते हैं फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड एटसेट्रा, उनको मैनेज करना। इसके साथ साथ पार्क्स, सड़कों के किनारे या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज के आसपास भी ग्रीन बेल्ट्स को मैनेज करना। सेकंड, रूरल फॉरेस्ट्री, इट लेज एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मीन्स रूरल फॉरेस्ट्री से हमारा मतलब है गांव में फॉरेस्ट को डेवलप करना। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि एक ही लैंड पर ट्रीज और क्रॉप्स को साथ साथ ग्रो करना। ऐसा करने से बेकार लैंड का भी यूज हो जाता है और इसका रिजल्ट ये है कि हमें फूड, फोडर यानी पशुओं का खाना, फ्यूल, टिम्बर और फ्रूट्स एक साथ मिलते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, इसका मतलब है पब्लिक या कम्युनिटी लैंड पर ट्रीज को ग्रो करना, जैसे कि विलेज पैस्चर्स, टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनल बैंक्स,
रेलवे स्ट्रिप्स, स्कूल्स के आसपास ट्रीज को प्लांट करना। इसका एम है पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना, क्योंकि लैंडलेस लोग यानी जिनके पास लैंड नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके वुड, फोडर, फ्यूल का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आते हैं फार्म फॉरेस्ट्री पर। फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पसेस ऑन देयर फार्मलैंड। मीन्स फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है कि फार्मर्स अपनी जमीन पर ट्रीज उगाते हैं। ये ट्रीज दो तरह के पर्पसेस के लिए ग्रो किए जाते हैं। फर्स्ट इज कमर्शियल पर्पस, जिसमें ट्रीज को बेचकर पैसा कमाया जाता है, जैसे कि टिम्बर, फ्यूल वुड या पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। सेकंड, नॉन कमर्शियल पर्पस, जिसमें ट्रीज अपने यूज के लिए उगाए जाते हैं, जैसे कि छाया यानी शेड के लिए, फॉडर फॉर एनिमल्स, फ्यूल वुड फॉर कुकिंग या एनवायरनमेंट के लिए। इसको प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में फार्मर्स को फ्री सीडलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे भी देते हैं। ये मेनली स्मॉल और मीडियम फार्मर्स के लिए होते हैं, जिससे वो इजीली अपने खेतों में या आसपास ट्रीज को उगाना स्टार्ट कर सकें। फार्म फॉरेस्ट्री में सिर्फ खेतों के अंदर ही ट्रीज नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि उन जगहों पर भी ग्रो किए जा सकते हैं जहां नॉर्मली जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स के मार्जिन्स यानी खेतों के किनारों वाली जगह, ग्रासलैंड्स और पैस्चर्स, चारगाह या घास वाले एरियाज जहां एनिमल्स को ग्रेज किया जाता है, घर के आसपास की जगह यानी बैकयार्ड या ओपन लैंड, काउ शेड्स के आसपास वाली लैंड। इस तरह के ट्री प्लांटेशन से फार्मर्स को फायदा भी होता है और एनवायरनमेंट को भी, क्योंकि ये ग्रीनरी इंक्रीज करता है, सॉइल और वाटर को कंजर्व करता है और एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो ये था सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। तो अभी तक हमने जाना फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। अब जानते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। आपने कभी ना कभी जू को जरूर विजिट किया होगा, जहां आपने एनिमल्स और बर्ड्स को पिंजरों में बंद देखा होगा, बट असली वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरियाज में होती है। और इंडिया वाइल्ड लाइफ का एक ग्रेट नेचुरल हेरिटेज है। एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया की जितने प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पूरे अर्थ पर पाई जाती हैं, उनमें से करीब 4 to 5% केवल इंडिया में पाई जाती हैं। पर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है इंडिया का इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है, और इसका रिजल्ट ये है कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जो लगभग एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। बट क्वेश्चन ये भी है कि वाइल्ड लाइफ के इस तरह एक्सटिंक्ट होने के रीजन क्या हैं? तो ऐसा होने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मींस इंडस्ट्रीज के आ जाने से फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया गया, और फॉरेस्ट एरियाज के क्लियर होने से वहां रहने वाली वाइल्ड लाइफ भी डिक्लाइन होने लगी। देन लैंड क्लियरेंस, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, रोड, माइनिंग, डैम्स एक्सेट्रा के लिए फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करने से भी वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन होने लगी है। इसके अलावा फोडर और फ्यूल वुड, लोकल लोगों के द्वारा फोडर या फ्यूल वुड के लिए फॉरेस्ट से छोटे टिम्बर को लिया जाता है। इस वजह से भी फॉरेस्ट एरियाज पर प्रेशर बढ़ता है। ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल्स, यानी पालतू जानवरों की ग्रेजिंग करवाने से भी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट डिस्टर्ब होता है। हंटिंग एंड पोचिंग, पहले जानवरों का शिकार करना एक स्पोर्ट्स था, जिस वजह से बहुत से वाइल्ड एनिमल्स मारे गए। टाइगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिनका डिक्लाइन हंटिंग की वजह से हुआ है। लेकिन अब कमर्शियल पोचिंग होने लगी है, मींस इनलीगल हंटिंग, और ये काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है। टाइगर्स को उनके स्किन और बोन्स के लिए मारना, या एलिफेंट्स को उनके आइवरी टस्क के लिए मारना। लास्ट इज फॉरेस्ट फायर्स। आपने जंगलों में आग के बहुत से इंसिडेंट्स को देखा होगा। इस वजह से भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन होती है। अब वाइल्ड लाइफ को बचाना नेशनल के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसके जरिए इको टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो अब जानते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का एक पुराना ट्रेडिशन है। पंचतंत्र की स्टोरीज और जंगल बुक जैसे स्टोरीज हमेशा से ही बच्चों के दिमाग पर असर डालती हैं। इन स्टोरीज के जरिए बचपन से एनिमल्स के लिए लव और रेस्पेक्ट डेवलप होता है। 1972 में एक इम्पोर्टेंट लॉ बनाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें रूल्स और लॉज बनाए गए
कि एनिमल्स और प्लांट्स को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। इस एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज की प्रोटेक्शन, मींस जो एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, उन्हें एक्ट के शेड्यूल में लिस्ट करके लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। सेकंड इज कंट्री के कंजर्वेशन एरियाज को लीगल सपोर्ट देना, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज और क्लोज्ड एरियाज को स्पेशल स्टेटस में डाल देना, ताकि इन जगहों की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। 1991 में इस एक्ट को अमेंड किया गया। इस एक्ट में लॉज को तोड़ने वालों के लिए पनिशमेंट को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसमें केवल एनिमल्स ही नहीं बल्कि कुछ प्लांट्स की स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन के अंदर लाया गया, एज वेल एज इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की कंजर्वेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ के लिए 107 नेशनल पार्क्स और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये डेटा हमें बताता है कि हमारे कंट्री ने नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए काफी बड़े स्टेप्स लिए हैं। मेनली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का स्कोप बहुत ब्रॉड है। इसका बेनिफिट सिर्फ एनिमल्स को नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन काइंड को मिलता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हर इंडिविजुअल इसकी इम्पोर्टेंस को समझे और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे। फ्लोरा और फौना के इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के साथ मिलकर बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1973 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टाइगर्स के वाइबल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, और ऐसा किया गया साइंटिफिक, कल्चरल, इकोलॉजिकल और एस्थेटिक रीजंस के लिए। मेनली इस प्रोजेक्ट का एम था टाइगर्स के हैबिटेट को नेचुरल हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व करना, जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जा सके, साथ साथ उनका एंजॉयमेंट भी हो सके। इनिशियली प्रोजेक्ट टाइगर में लॉन्च किए गए थे 9 टाइगर रिजर्व्स, जो कवर करते थे 16,339 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कवर करते हैं 84,487 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 2006 में 1,411 टाइगर से 2020 में 2,967 टाइगर्स का ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। इसके जरिए उन स्टेट्स को हेल्प किया गया जहां वाइल्ड एलिफेंट्स फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। इसका मेन एम था एलिफेंट्स की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करना उनके नेचुरल हैबिटेट में। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 16 स्टेट्स में। इन प्रोजेक्ट के अलावा भी गवर्नमेंट ने कई और प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया है, जैसे कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, ताकि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन को बढ़ाया और बचाया जा सके। प्रोजेक्ट हंगुल, जिससे कश्मीर स्टैग को कंजर्व किया जा सके। हिमालयन मस्क डियर कंजर्वेशन, ये एक रेयर और इंडेंजर्ड डियर की स्पीसीज है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो ये तो बात हुई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। अब जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। A biosphere reserves is a unique and representative ecosystem and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO Man and Biosphere Program. Means biosphere एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड और कोस्टल एरियाज दोनों को इंक्लूड करता है। ये एरियाज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। इन शॉर्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां एनवायरनमेंट और इंसान के बीच बैलेंस बनाया जाता है, जिसमें कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च सब इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन पर्पस होता है 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, मींस नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को कंजर्व करना। सेकेंड, डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, मींस डेवलपमेंट करना बट बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। थर्ड, लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मींस वर्ल्ड के सभी कंट्रीज का मिलकर नेचर और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को स्टडी और मॉनिटर करना और उसके लिए मिलकर काम करना। इंडिया में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। उनमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में रिकॉग्नाइज किया है। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट कुछ इस तरह है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं
तो आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, या विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब स्टोर को भी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और फॉलो अस ऑन Instagram. The link is given in the description. Hope you like this video. For more videos, do like, share, and don't forget to subscribe our channel.